जन्नत के पत्ते बाब नंबर 5। सब सोने जा चुके थे और वो अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी परांदे को उलट पुलट कर देख रही थी। सोनिया ने काफी सख्त बांधा था, गिरह खुल के ही नहीं दे रही थी। बिलाखिर परांदा छोड़कर उसने पेशानी पे झूलते टीके को खींचने के लिए छुआ ही था कि दरवाजे पे दस्तक हुई। उसने टीका छोड़ा और फिर हैरत से दरवाजे को देखती उस तक आई। अम्मा अब्बा तो सोने चले गए थे। फिर उसने दरवाजा खोला, सामने जहां खड़ा था। सॉरी, तुम सो तो नहीं गई थी? वो कदरे झिझक कर बोला। सियाह ट्राउजर्स के ऊपर आधी आस्तीन वाली सफेद टी शर्ट पहने वो वही तुर्की वाला जहान लग रहा था। नहीं, तुम बताओ खैरियत? हाँ, अभी मैं लाउंज में बैठा था तो फुरकान मामू की बेटी आई थी। इराम? उसने जरा हैरत से सवालिया उबरू उठाया। हाँ वही। तुम्हारा फोन और पर्स मेज पे रखा था। उसने फोन उठाकर मुझसे कहा कि उसे एक कॉल करनी है, अभी 5 मिनट में फोन ला देगी। मगर अब उसने कलाई पे बंधी घड़ी देखी। अब 20 मिनट होने को आए हैं मगर वो वापस नहीं आई। मैंने सोचा तुम्हें बता दूं। उफ, तुमने उसे मेरा फोन क्यों ले जाने दिया? जवाबन जहान ने बेचारगी से शाने उचकाए। उसने मुझसे इजाज़त नहीं मांगी थी और मैं उसे कैसे रोक सकता था? मुझे तो फुरकान मामू की फैमिली से वैसे ही बहुत डर लगता है। क्यों? वो चौंकी। क्योंकि वो सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। वो गहरी सांस लेकर बोला तो वो बेइख्तियार हंस दी। और ये तुर्की से आने के बाद पहली दफ़ा था जब वो यूं पूरे दिल से हंसी थी। सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल हमें भी आता है। तुम इधर ही ठहरो, मैं ज़रा इरम से फ़ोन ले आऊं। और आज तो वैसे ही इरम की तरफ से उसके बहुत से हिसाब इकट्ठे हो गए थे। अच्छा, मैं इंतजार कर रहा हूँ, वो मुस्कुराकर कहता सोफे पे बैठ के और वो बाहर चली गई। ताया फुरकान के लाउंज में सभी मौजूद थे सिवाय इरम और सोनिया के। ताया अब्बा बहुत पुरमलाल अंदाज से नफी में सर हिलाते हुए कुछ कह रहे थे। शायद आज वाले वाक़े का तज़किरा जब हया को आते देखा। आओ आओ बेटा। उन्होंने मुस्कुराकर अपने साथ सोफे पे बैठने का इशारा किया और सोनिया को आवाज दी। सोनिया, हया की चाय भी ले आना। जी अच्छा अब्बा, सोनिया ने जवाबन किचन से आवाज लगाई। नहीं ताया अब्बा, मैं चाय नहीं पीऊंगी, बस अपने सोने जा रही थी, वो बेतकल्लुफी से कहती। ताया अब्बा के साथ सोफे पे आ बैठी। उनकी घरेलू सियासतें और वक्ती तंदो तीखी बातें एक तरफ, ताया फुरकान उससे बहुत प्यार भी करते थे। और आज महविश की बदतमीजी पे जहां वो दुखी थे वहां आज हया की कदर भी आई थी। अब्बा सो गए तुम्हारे? जी कब के। मैं जरा इराम से फोन लेने आई थी। फोन क्यों? ताया अब्बा बुरी तरह चौंकी। साइमत आई भी ठिठक कर उसे देखने लगी। इरम को कोई कॉल करनी थी तो वो मेरा फोन लेकर गई थी, मगर मुझे अपनी फ्रेंड को मैसेज करना है, सो सोचा फ़ोन ले लूँ। वो बहुत सादगी से कह रही थी। ताया के एक चेहरे का रंग फ़ौरन ही बदल गया था, नरमी की जगह सख्ती ने ले ली थी। इराम इराम, उन्होंने बुलंद आवाज़ में पुकारा। जी अब्बा। वो दुपट्टा संभालती भागती हुई आई मगर हया को बैठे देखकर उसका रंग एकदम फक हुआ। हया का फोन उसे वापस दो। ताया ने उसे कड़ी निगाहों से घूरते हुए बड़े जब्त से कहा। जी जी, वो फिजा को मैसेज करना था तो वो हकला गई। ताया इतनी शोलाबाज निगाहों से उसे देख रहे थे कि वो रुकी नहीं, उल्टे कदमों वापस मुड़ी और चंद ही लम्हों बाद फोन लाकर हया को थमाया और साथ ही एक कीनत तोज निगाह उस पर डाल दी, गोया कच्चा चबाना चाहती हो। वो जवाबन सादगी से मुस्कुरा दी। थैंक यू, मैं चलती हूँ, आप लोग चाय इंजॉय करें। वो फ़ोन लेकर वहां से उठी और वो जानती थी कि अब चाय उन्होंने खाक इंजॉय करनी थी। वापस लाउंज में आते हुए उसने मोबाइल का लॉग चेक किया। कॉल और मैसेज बिल्कुल क्लियर था। सारा कॉल रिकॉर्ड गायब। इरम की बच्ची। उसे इरम पे बेतरह से गुस्सा आ रहा था। कॉल रिकॉर्डर्स में तमाम नंबर्स उसके पास महफूज ही थे। अलबत्ता जब वो तुर्क फ़ोन रेस्टोरेंट में छोड़ आई थी तब बेवकदा जाने से कबल तो उसके उसी पाकिस्तानी मोबाइल पे अब्दुर्रहमान पाशा का फ़ोन आया था। उसका नंबर उसने महफूज नहीं किया था, वो बस कॉल लॉग पे पड़ा रह गया था। अब वो मिट गया था। चलो खैर, उसने कौन सा कभी एआरपी को कॉल करनी थी। जहां सोफे पे उसी तरह बैठा था उसे देखकर उठ खड़ा हुआ। कैसे मिला? मिर्चों के इस्तेमाल से। उसकी निगाहें हया के हाथ में पकड़े मोबाइल पे थीं। नहीं, जहाँ शक्कर के इस्तेमाल से बात बन जाए हम वहाँ मिर्चें ज़ाया नहीं करते। वैसे पाकिस्तान के लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं। एक कज़न बगैर पूछे फ़ोन उठा लेती है, एक बहुत इज्जत से बगैर खाना खिलाए घर से निकालती है और एक खाना भी नहीं पूछती। ओह खुदाया, उसने बेइख्तियार माथे को छुआ। तुमने खाना नहीं खाया? कहाँ खाता, वहां तो अभी लगा ही नहीं था और यहाँ घर के दोनों खवातीन ने पूछा ही नहीं। वो इसके बात मुकम्मल होने से कबल ही भागकर जल्दी से किचन की तरफ आई और फ्रिज खोला। आज वहाँ खाना था तो कुछ बनाया ही नहीं। हमारे यहाँ रात का सालन अगले दिन कोई नहीं खाता। ठहरो, मैं अंडे बना लेती हूँ। उसे याद आया, खाना तो उसने भी नहीं खाया था मगर उसे भूख नहीं थी। अंडों का खाना खोला तो अंडे 2 ही रखे थे। उसे बेपनाह शर्मिंदगी हुई। उन 2 अंडों से तो कुछ नहीं बनेगा, उसने खिफत से कहते हुए फ्रिज का दरवाजा बंद किया।
जहान ने जैसे उस पर अफसोस करते हुए सर नफ़ी में हिलाया। तुम्हें शायद भूल गई हैं कि तुम इस्तांबुल के बेहतरीन शेफ में से एक से बात कर रही हो। आराम से बैठ जाओ इधर कुर्सी पे, मैं खुद बना लूंगा सब कुछ। उसने अपना सिल्वर स्मार्टफोन मेज पे रखा और फिर आगे बढ़कर फ्रिज, फ्रीजर, कैबिनेट्स, हर चीज खोल खोल कर अला बला बाहर निकालने लगा। फ्रोजन कीमा, पास्ता का पैकेट, जमे मटरों का लिफाफा, सॉसेज, सब्जियों के खाने से चंद सब्जियां चुन ली। वो तमाम चीजें काउंटर पर जमा करता जा रहा था। तुम इस वक्त पास्ता बनाओगे? वो मोतजब सी कुर्सी पे बैठी उसे देख रही थी। वो अभी तक अपने सब्ज फ्रॉक पर परांदे और टीके समेत बैठी थी और उसे कपड़े तब्दील करना भूल ही गई थी। हाँ, और मुझे कुकिंग के दरमियान टोकना मत, मैं बहुत बुरा मानता हूँ। मुस्कुराते वो सब्जियां धो रहा था। और तुम्हारा बुखार कैसा है? अब ठीक है। उसने खुद ही अपना माथा छुआ। वो कल की निस्बत कदरे ठंडा था। वैसे मुझे हैरत जाहिद मामूरों के बेटे पे है। इस लड़की ने इतनी बदतमीजी की और उन्होंने उसे कुछ भी नहीं कहा। वो वाकईतन हैरत से कहता, सब्जियां कटिंग बोर्ड पर रखकर खटाखट काट रहा था। उसके हाथ मशीनी अंदाज में चल रहे थे। उसकी एक दिन के बाद रुखसती है, शायद वो उसका उसका दिल बुरा नहीं करना चाहती होंगे। उसने शाने उचकाए। मगर उसने बहुत मिसबिहेव किया। वो अफसोस से कहता, पानी उबलने के लिए रख रहा था। दूसरी जानब उसने फ्राइंग पैन में जरा सा तेल गर्म होने रख दिया था। असल में उसके फियांसे ने किसी कैनेडियन रियलिटी शो में $1.5 मिलियन जीते हैं। इस पे उसका दिमाग सातवें आसमान पे है और वो जमीन पे बगैर दिमाग के घूम रही है। वो टेक लगाए, टांग पे टांग रखे बैठी बता रही थी। कैनेडियन शो में $1.5 मिलियन बहुत अच्छी कवर स्टोरी है। उसने जरा सा हंस कर सर झटका। साथ ही वो फ्राइंग पैन में फ्राई होती सब्जियों के बजाय कफगीर से हिलाने के फ्राइंग पैन के हैंडल को पकड़े दाएं बाएं तो कभी ऊपर नीचे हिला रहा था। सब्जियां चंद इंच ऊपर को उड़ती और फिर वापस पैन में आ गिरती। क्या मतलब? उसने नासमझी से उसे देखा। अगर किसी पाकिस्तानी ने कैनेडियन शो में इतनी खतीर रकम जीती होती तो मीडिया पे हर जगह आ चुका होता। मुझे तो वो लड़का शक्ल से ही क्रिमिनल लग रहा था। ताज़ा ताज़ा आई ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए कवर बनाया है और क्या। अच्छा, उसे ताजुब हुआ। उसने हेज पे तो उसने सोचा ही नहीं था, अलबत्ता क्रिमिनल से उसे या कुछ याद आया था। जहां तुम्हारे रेस्टोरेंट पर जो हमला हुआ था उसका कुछ पता चला? नहीं। वो गर्दन तिरछी किए सॉस की बोतल पैन में उंडेल रहा था। हालांकि मेरे इस्तांबुल में किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। कभी इम्कान है कि किसी और के धोखे में उन लोगों ने मेरा रेस्टोरेंट उलट दिया। एक दुश्मनी तो खैर अब उसकी बन चुकी थी, मगर वो तो खुद भी उससे वाकफ नहीं था। तुम तो कहते थे कि इस्तांबुल में ऐसा कोई क्राइम सीन नहीं है। खैर अब इतने भी बुरे हालात नहीं। तो डार्क साइड तो हर बड़े शे की होती है। वो चूल्हे के सामने खड़ा उसकी तरफ पुश्त किए पेन में कीमा भून रहा था। कीमे और शिमला मिर्च की भीनी भीनी इश्तिहा अंगेज सी महक सारे किचन में फैलने लगी थी। कम गुश्तब भूख एकदम से जाग उठी उसकी गुमगश्त भूख एकदम से जाग उठी। तुम्हें पाकिस्तान आकर कैसा लगा? जहां वो थोड़ी तले मुट्ठी रखे उसे देखती जा रही थी, सादगी से पूछने लगी। ये यहाँ आने के बाद उनकी पहली बाकायदा गुफ्तगू थी। अच्छा लगा, बल्कि बहुत अच्छा लगा। मगर फुरकान मामू की बात है, मैंने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरा रिश्तेदार इतनी तीखी बातें भी कर लेते होंगे। उसने खैर जुर्री लेकर सर झटका। आज तो वो सारा दिन ताया फुरकान की कंपनी में रहा था, तो ये रद्दमल फितरे था। वो इतने तीखे नहीं हैं और बहुत प्यार करते हैं हम लोगों से। बस उसके अपने नजरियात हैं जो इतने सख्त हैं कि अगर कोई उन पर पूरा ना उतरे तो वो उसकी ग्रेडिंग बहुत नीचे कर देते हैं। वॉटेवर। वो अब उबली पास्ता के पतीले में कीमा और सॉस उंडेल रहा था। फिर उसको अच्छी तरह मिक्स करके उसने उसे दम पर रख दिया और सिंक की टूंटी खोलकर हाथ धोने लगा। वो समझे अब वो उसके पास आकर बैठेगा, मगर वो हाथ धोकर अब सारा फैला समेटने लगा। छूटे बर्तन, सब्जियों के छिलके, खाली शॉपर। वो जल्दी से उठी, मैं कर देती हूँ, प्लीज तुम बैठी रहो। जितनी फूहड़पन तुम में हो मैं जानता हूँ। अगर तुमने मेरी मदद कराई तो 2 घंटे लग जाएंगे, जबकि मैं अकेला कर दूंगा तो 2 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, खुद ही करो, कदर खफगी से कहती दोबारा बैठ गए। और वाकई उसने 2 मिनट में हर चीज अपनी जगह पर रख दी। चंद एक बर्तन जो पकाने के दौरान मेले हुए थे वो धुलकर स्टैंड में लग गए और स्लेब चमका दिए गए। वो बंदा कमाल का था। तुम कब से रेस्टोरेंट चला रहे हो? अब तो बहुत ऐसा हो गया। अच्छा, मैं बर्तन लगाता हूँ, तुम सुलेमान मामू को बुला लाओ, उन्होंने भी खाना नहीं खाया था। अरे हाँ। वो माथे पे हाथ मारती उठी, फिर निगाह उसके स्मार्टफोन पे पड़ी जो मेज पे रखा था। तुम्हें पता है डीजे को तुम्हारा फोन बहुत पसंद था। वो हमेशा कहती थी कि जहां से कहना जब अपना 1 और 2 लाख का फोन फेंकना हो तो सबांजी के बाहर ही फेंके। वो उदासी से मुस्कुराकर बोली तो वो हंस दिया। वैसे ये उसके लगाए गए तखमीने से कहीं ज्यादा महंगा है। अच्छा, उसे जरा हैरत हुई। इतनी कीमती फोन क्यों खरीदा तुमने? खरीदा नहीं, गिफ्ट मिला था, स्पेशल गिफ्ट। वो मुस्कुराकर जैसे कुछ याद करके बोला। किसने दिया था? समवन स्पेशल। अच्छा जाओ अभी मामू को बुला लाओ। वो टाल गया और वो शाने उचकाती वहां से चली आई। अब्बा का दरवाजा बजाकर वहीं से बुलाकर वापस लाउंज में आई तो वो वहां मेज पे प्लेटें और ग्लास रख रहा था। वो बड़े सोफे से बैठी और रिमोट उठाकर टीवी चला दिया।
जिस वक्त अब्बा जरा हैरान से बाहर आए, जहान पास्ता की डिश उठाए किचन से निकल रहा था और वह मजे से अपने कामदार जोड़े में टांग पे टांग रखी बैठी चैनल बदल रही थी। अब्बा उनको देखकर जल्दी से उठी और जहान के हाथ से ट्रे ली। सॉरी मामू, हमने आपको उठा दिया, आपने खाना नहीं खाया था, सो इधर अधूरा छोड़कर उसने उनकी तरफ प्लेट बढ़ाई। थैंक यू। अब्बा ने कदर नासमझी से खाने को देखा और फिर हया को, ये तुमने बनाया है? नहीं जहां ने, वो मुस्कुराहट दबा गई। वैसे मामू, ये इटालियन रेसिपी नहीं है, जरा देसी स्टाइल में बनाया है जैसे मम्मी बनाती हैं। आपको पास्ता में कीमा पसंद है ना? मम्मी ने बताया था मुझे। सुलेमान साहब चौंक कर उसे देखने लगे। उसको दिल तोड़ने का फन आता था तो टूटे हुए दिलों को दोबारा जोड़कर उन्हें जीतने का फन भी आता था। वो अपनी जगह बैठी रह गई। अब उसे एहसास हुआ था कि वो रफ और टफ सा बंदा तो भूखा भी सो जाता, मगर रात के 1 बजे अगर उसने इतना एहतिमाम किया था तो सिर्फ और सिर्फ अब्बा के लिए, क्योंकि उसे याद था कि अब्बा ने खाना नहीं खाया और उसे शायद एहसास हो गया था कि वो उससे ज़रा खींचे खींचे से रहते हैं। और हया को खुद अब याद आया था कि कीमा वाला पास्ता अब्बा का पसंदीदा था। वो जानती थी कि इस अमल से जहान ने अपने और अब्बा के दरमियान हायल बर्फ को पिघलाने की कोशिश की थी। पास्ता बहुत मज़े का था, मुंह में जाते ही घुल जाने वाला। सुलेमान साहब ने तारीफ नहीं की थी, मगर उनके चेहरे से जाहिर था कि उन्हें अपना यूं ख्याल किया जाने अच्छा लगा था। वो खुद भी बहुत शौक से खा रही थी। डीजे के बाद ये पहला खाना था जो उसने दिल से खाया था। कुनिया में 2 लड़कियों का अगवा। टीवी स्क्रीन पे बीबीसी चल रहा था और जो खबर न्यूज़ कास्टर ने पढ़ी उस पे उन तीनों ने चौंक कर सर उठाया। कोनिया तुर्की का शहर था, जलालुद्दीन रोमी का शहर। जहान ने बिजली की तेजी से रिमोट उठाया और चैनल बदल दिया। क्या कहा उसने? कोनिया। अब्बा जो हाथ रोककर स्क्रीन को देखने लगे थे, चैनल तब्दील होने पर उलझकर जहान को देखा। वो सादगी से मुस्कुरा दिया। नहीं कोनिया नहीं, उसने कहा था कीनिया। और लेना। वो रिमोट एक तरफ करके उन्हें फिर से सर्व करने लगा। अब्बा ने जरा तजब्जुब से सर हिलाया, गोया वो अपनी समात के धोखा देने पर उलझे हुए थे। हयान ने जहां को देखा और जहान ने उसे, फिर दोनों जेर लब मुस्कुरा दिए। अभी वो अब्बा के सामने तुर्की का इमेज सुबोताज होने देखने के तहम्मुल में नहीं थे। बारात के लिए वो मैरिज हॉल के जानिब रवां दवा थे। अब्बा ड्राइव कर रहे थे और आज वो खामोश नहीं थे, बल्कि फ्रंट सीट पे बैठे जहान को सड़क के एतराफ में गुजरती जगहों के बारे में मुख्तसर फिक्रों में आगाही दे रहे थे। वो भी जवाबन कोई मुख्तसर सा जवाब दे देता था। वो आज भी इतना ही कमगू था जितना 2 रोज कबल, मगर वो बर्फ की दीवार पिघल गई थी। वो पिछली निशस्त पे बैठी लाताल्लुक सी बाहर देख रही थी। उसे डीजे के बगैर यूं इन खुशी की तकारीब में शिरकत करना सख्त बुरा लग रहा था। वो अंदर ही अंदर एहसास जुर्म का शिकार थी। अब उसे पिछले दिन ही कितने हुए थे, मगर मजबूरी थी, जाना तो था। वो आज भी खास तैयार नहीं हुई थी। काजल और नेचुरल लिपस्टिक के अलावा कोई मेकअप नहीं किया, बाल यूं ही खुले छोड़ दिए, ज्वेलरी भी नहीं पहनी, जरूरत भी नहीं थी। उसकी लंबी टखनों से बालिश, फिर ऊंची कमीज के गले पर काफी काम था। वो शिफोन की कमीज थी और उसका रंग आलू बुखारे के छिलके का सा था। कमीज का गला गर्दन तक बंद था और गर्दन से लेकर 2 बालिश तक नीचे सियाह और आलू बुखारे के रंग के छोटे छोटे हर साइज के डायमंड नग्स लगे थे। उनकी झिलमिलाहट बहुत खूबसूरत थी। नीचे हमरंग सिल्क का पाजामा था और आस्तीन कलाइयों तक आती चौड़ीदार थी, लेकिन आज भी उसे कल की तरह अपने लिबास की खूबसूरती से कतई दिलचस्पी न थी। मैरिज हॉल के बाहर बारात अभी अभी उतरी थी। दाखिली दरवाजे पे खासा रश था। सजी संवरी जेवरात, कीमती मलबूसात और खुशबुओं में रची बसी लड़कियां और खवातीन गाड़ियों से निकलकर अपने बाल और मेकअप ठीक करती दरवाजे की जानिब बढ़ रही थीं। रजा और जाहिद चचा वहां खड़े खुश अखलाकी से मुस्कुराते मेहमानों को वेलकम कर रहे थे। उसे पता था कि मैविश की कल वाली बात को आज भुलाकर सब शादी में शिरकत करेंगे और ये वाकई हो रहा था। कार रुकने पे उसने दरवाजा खोला और एक बारीक हील बाहर पथरीली जमीन पर रखी। बेख्तियार उससे अपनी टीटी हुई सुर्ख हील याद आई। सर झटक कर वो दो बाहर निकली और पर्स संभालते हुए दरवाजा बंद किया। अब्बा जहान और अम्मा एक साथ मैरिज हॉल के दाखिली दरवाजे की जानिब बढ़ रहे थे और वो भी वहीं चली जाती अगर जो उसके पांव पे वो पत्थर आकर न लगता। आउच! उसने कर्राह कर पैर हटाया। वो बजरी का छोटा सा टुकड़ा था। उसने गर्दन उठाकर इधर उधर देखा। वो मुखालिफ सिमत से आया था जहां पार्किंग में गाड़ियां खड़ी थी और किसी ने बहुत ताक कर उसे मारा था। उन गुजरे 3-4 माह में उसे इतना अंदाजा तो हो गया था कि उसके साथ इत्तेफाकात नहीं होते थे। उसने मुतलाशी निगाहों से उस सिम देखा और फिर ठिठर सी गई। पार्किंग के पीछे से एक हेवला सा निकला और उसकी जानिब बढ़ने लगा। चंद लम्हे तो वो अपनी जगह से हिल नहीं सकी। रात की तारीकी में पार्किंग एरिया के ऊंचे पोल्स की जर्द बत्तियों ने मध्यम सी रोशनी बख्श रखी थी। उस रोशनी में वो साफ दिखाई दे रहा था या दे रही थी। भड़कीला हुआ नीला जर्द दुपट्टा
हम रंग जोड़े के ऊपर पहने वो दुपट्टे का पल्लू चेहरे पे जरा सा डाले उसे दांतों से यूं पकड़े हुए थे कि दूर से उस पे किसी औरत का गुमान होता था। चेहरे को सफेद पेंट किए, गहरे आई मेकअप, सुर्ख चोंच से लिपस्टिक और सुनहरे बालों के विग लगाए वो उसकी तरफ चलता आ रहा था। वो उसे एक नजर में ही पहचान गई थी। पिंकी। उसने हिरासा निगाहों से गर्दन मोड़कर दूर हाल की तरफ को देखा। अब बाकी उसकी जाने पुश थी और वापस मुड़ी। तब वो करीब आ चुका था। कैसी हो बाजी जी? वो मुस्कुराया था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने सरासीनगी से उसे देखते अपने पर्स पर गिरफ्त मजबूत कर ली, गोया जरा भी वो आगे बढ़ा तो वो भाग उठेगी। आपसे मिलने आई थी जी, पिंकी कहते हैं मुझे। याद है जी? वो मुस्कुराकर बोला। अच्छी तरह याद है, और भूली तो तुम्हारी माँ और बहन भी नहीं होंगी। अब हटो मेरे रास्ते से। गुस्सा क्यों कर रहे हो जी? मैं तो आपको कुछ बताने आई हूँ। माय फुट, मसला क्या है आपको मेजर अहमद? वो पैर पटक कर बोली। इतने बावकार ओहदे पे फाइज होकर कैसी तय कर रहे हैं आप? लो जी, मैं तो डोली का पैगाम देने आई थी। मगर कैसा पैगाम? हो उस रुखाई से बोली। डोली की हालत उम्मीद बख्श नहीं है, पता नहीं कितने दिन जी पाए। क्या हुआ? वो जरा चौंकी। खुद चलकर देख लीजिए, आइए मैं आपको ले जाती हूँ। नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। वो बदक कर 2 कदम पीछे हटी। एक दफा तो उससे मिल लें, आपने कुछ बताना है। उसने कुछ बताना है आपको? मुझे कुछ नहीं जानना। तुम लोगों की सारी मालूमात मुझे एआरपी की माँ से मिल गई थी। तलखी से कहते हुए उसने फिर से पलट कर देखा। बारात के मेहमान अंदर की जानिब बढ़ रहे थे, गोए उसकी तरफ मुतवज्जह था। हो सकता है कुछ ऐसा हो जो उसकी माँ को भी पता ना हो। क्या? वो चौंकी, फिर बेगौर पिंकी को देखा। इसके ऊंचे कदम के सिवा कोई चीज उसे दूर जिना सुपर की शॉप में मिलने वाले स्मार्ट ग्लासेस वाले नौजवान का पता नहीं देती थी। पिंकी का तो चेहरा भी जला हुआ नहीं लगता था, मगर नहीं, उसका तो चेहरा स्टील की तरह चिट्टा था। ऐसी झुली झली किसने सब नक्श छुपा दी हूँ? खुदाया, कैसे ये लोग अपने चेहरे बदल लेते हैं? मगर आंखें, वो चौंकी, ये आंखें वही थी, वही ग्लासेस के पीछे से झलकती आंखें। अब आईशेडो की चमकीली तह के बावजूद उन्हें पहचान गई थी। इस बात का जवाब तो बस डोली के पास है जी, और उसने मुझे यही आपको बताने का कहा था। सहेली की दोस्ती निभा रही हूँ मैं जी, वरना तो मेरी जूती को भी शौक नहीं है आप जैसी बदजुबान खातों के मुंह लगने का। चिढ़ कर कहते हुए उसने दुपट्टे के अंदर छुपे हाथ बाहर निकाल लिए। उसमें से एक छोटा सा लकड़ी का डब्बा था। ये डोली ने भेजा है, उसे इसी तरीके से खोल लिएगा जो उस पर लिखा है, मगर जब तक आप इसे खोल पाएंगे वो शायद इस दुनिया में ना रहे। हया ने उसके बड़े हुए हाथ में पकड़े उस डब्बे को देखा। उसकी कलाई पे वही कांटे के सुर्ख भूरा सा निशान था। ये क्या है? उसने छंबे से सर उठाकर पिंकी को देखा। वो कहाँ खड़ी है? उसे लम्हे भर को बिल्कुल भूल गई थी। ये एक पहेली से खुलेगा, मगर ये पहेली सिर्फ आप ही बूझ सकती हैं और आप ही बूझ लेंगी। ये बहुत आसान है, लेकिन इसके अंदर मौजूद चीज निकालने के लिए इसे तोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। इसे तोड़ दिया तो वो हर चीज आपके काम की नहीं रहेगी। पिंकी ने मुस्कुराकर कहते हुए डब्बा उसके मजीद सामने किया। उसने न चाहते हुए भी उसे थाम लिया। अच्छा बाजी जी, रब रखा। वो वही ख्वाजा सराओं वाला लहजा बनाकर बोलता, सलाम झाड़ कर दुपट्टा मुंह पे डाले पलट गया। उसने जल्दी से डब्बा पर्स में रखा और पेशानी पे नमोदार हुए पसीने के कतरे टिश्यू से थपथपाई। खुद को कंपोज करती हॉल की जानिब बढ़ गई। बारात का फंक्शन वैसा ही था जैसा किसी भी शानदार शादी का होना चाहिए। बेक़े बेक़े नूर बना हाल, बेहतरीन सजावट, दुल्हन का कीमती डिजाइनर सूट और ज्वेलरी, महविश की ननियाली कजन के ग्रुप डांसर्स और पुरतकल्लुफ ताम की इश्तहांगेज खुशबू जो अभी तक खुला नहीं था। आज भी मर्द और खवातीन इकट्ठे थे, मगर यूं कि आधे हाल में मर्द और बाकी आधे की मेज पर खवातीन विराजमान थी, ताकि एक हद तक अलहदगी रहे। उनकी फैमिली को किसी भी लड़की ने रक्स में हिस्सा नहीं लिया, मगर मैविश की कजन हर तरफ छाई रही। वो आज भी एक अलग थलग कोने वाले मेज पर बैठी। उसका दिल स्टेज पे जाकर मूवी बनवाने को कतई नहीं जा रहा था। एक शरीफों के मुजरे ने उसे ऐसा एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ बख्शा था कि वो किसी भी दूसरे के कैमरे या मोबाइल में तस्वीर खिंचवाने से एहतियात बरत रही थी। ये मूवीज और तस्वीर कहाँ कहाँ नहीं घूमती होंगी। उसने झुरझुरे लेकर सर झटका। इतने बड़े हाल में कोई भी उसकी जरा मुतवज्जह न था। वो वैसे भी उस मेज पे अकेली बैठी थी। उसने चंद लम्हे के लिए सोचा, फिर मेज पे रखे पर्स से वो डब्बा निकाला और फानूस की चमकाचौंध रोशनी में उलट पलट कर देखने लगी। वो 1 हाथ जितना लंबा और 1 इंच मोटा मुस्ततील डब्बा था। डब्बा ना बहुत भारी था, ना बहुत हल्का। वो गहरी भूरी लकड़ी का बना था और उसके ढक्कन के अलहदा होने की जगह पर 6 खाने बने थे, जिसके अंदर ए नजर आ रहा था। उसने एक ए पे उंगली रखकर नीचे कवर रख रहा तो नीचे ए चला गया और बी सामने आ गया। वो उसे नीचे करती गई। उन 6 खानों में पूरे अंग्रेजी हरूफ तेजी लिखे थे, जैसे अमूमन ब्रीफ केस पे ऐसी स्ट्रिप्स लगी होती हैं जो 3 जीरोस पे खुल जाती हैं, वैसे ही उस बुक्स को खोलने के लिए कोई 6 हरफी लफ्ज सामने आना था। पिंकी ने कहा था इसे खोलने का तरीका इस डब्बे पे लिखा हुआ है। उसने डब्बे को उलट पलट कर देखा और हर लहजा फिर को ठिठकी। इसी ढक्कन की ऊपरी सतह पर कुछ
गधा हुआ नजर आया था। वो चेहरा डिब्बे पे झुकाए आंखें सुकड़ कर पढ़ने लगी। वो बहुत बारीक अंग्रेजी में लिखा एक फिकरा था। Into the same river no man can enter twice. एक ही दरिया में कोई शख्स दो दफा नहीं उतर सकता। Into the same river no man can enter twice. उसने उलझन भरे अंदाज में दो फिकरा दोहरा दिया, वो फिकरा दोहरा दिया। क्या यही वो पहेली थी जिसका जिक्र पिंकी ने किया था? मगर ये तो पहेली नहीं लगती थी, उसमें कोई सवाल ना था, बस एक सादा फिकरा था। अस्सलाम वालेकुम हाया आवाज पर उसने करंट खाकर गर्दन उठाई और साथ ही गोद में रखे डब्बे पर दुपट्टा डाला। सामने शेहला खड़ी थी, सियाह अबाया के ऊपर सब्ज स्कार्फ का नकाब उंगलियों से थामे अपनी अजली नरम अंदाज में मुस्कुराते हुए। वालेकुम अस्सलाम शेहला भाभी, कैसी हैं आप? आए बैठे वो जरा संभल कर उठी और जल्दी से डब्बा पर्स में डालकर उनसे गले मिली। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ, मुझे इल्म नहीं था कि तुम आई हो, वो रसान से कहती हुई वाली कुर्सी पे बैठी। फिर अभी फातिमा फुप्पो से तुम्हारी फ्रेंड का बताया। रियली सॉरी फॉर हर। रीजे के जिक्र पर उसके सीने में एक हुक सी उठी, फिर वो अफसरदा हो गई। पता नहीं शेहला भाभी, अल्लाह ताला की क्या मर्जी थी। मेरी एक ही दोस्त थी तुर्की में और वो मेरी तमाम दोस्तों से बढ़कर हो गई थी। बहुत दुआ की थी मैंने उसके लिए, मगर कोई दुआ कबूल नहीं हुई। न चाहते हुए भी शिकवा लबों पे आ गया। अल्लाह तुम्हें सब्र देगा, हम सब है ना तुम्हारे साथ। शेहला नियाज का हाथ नरमी से दबाया। शेहला ने उसका हाथ नरमी से दबाया। सबीन आंटी का बेटा भी आया है जी, वो इधर है। उसने निगाहों का जाविया मोड़ा तो शेहला ने ताकुब में देखा। स्टेज के करीब वो सुलेमान साहब के साथ खड़ा था। सियाह डिनर सूट में मलबूस उसकी मकनातीसी शख्सियत बहुत शानदार लग रही थी। सुलेमान साहिब उसके शाने पे हाथ रखे किसी से उसका तारुफ करवाते और वो धीमे अंदाज में मुस्कुरा रहा था। आज वो उसके साथ इतनी ही मुतमईन और मसरूर लग रहे थे गोया रोहेल वापस आ गया हो। बहुत अच्छा है माशाल्लाह। थैंक्स। वो लम्हे भर को झिझकी। शेहला भाभी एक बात कहूँ, आपकी सास ने आपकी इतनी खूबसूरत भरी बनाई थी और आज भी आपने उन्हीं में से कोई सूट पहना होगा। इस तरह तो औरतें ही हैं आपका अबाया। मेरा मतलब है आपके कपड़े तो नजर ही नहीं आ रहे। वो रुक रुक कर हिचकिचाते हुए बोली थी। दावर बाई की मेहंदी पे उसने बहुत खनकदार लहजे में शेहला को नकाब उतारने के लिए कहा था, मगर आज उसकी आवाज से वो खनक मफकूद थी। जवाबन शेला बहुत थकन से मुस्कुराई थी। क्या फर्क पड़ता है हया, इतने मर्दों को अपने कपड़े दिखाकर मुझे क्या मिल जाएगा? तो नकाब उतार ही दे। उसका लहजा बहुत कमजोर था। उसने नकाब ढीला भी नहीं किया। हया ने फिर नहीं कहा। उसने कहा ही नहीं था। वो तो खुद दिल ही से कहना चाहती थी कि शेहला नकाब उतार दे। वो तो बस उसका जवाब सुनना चाहती थी। इससे शरीफों के मुजरे का वो मंजर अच्छी तरह से याद था जब सुनहरी और चांदी की महूरक्स परियों के पीछे कुर्सी पे तिरछी होकर बैठी किसी आंटी से बात करती शेहला नजर आ रही थी, मगर नकाब में होने के बायस उसे कोई पहचान नहीं सकता था। सो इसके हिस्से में वो बदनामी नहीं आई थी जो उन दोनों के नसीब में आई थी। मगर आज वो इतनी पजमिजदा और थकान से क्यों मुस्कुराई थी? यूं जैसे उसका दिल अंदर तक जख्मी हो। वो दुख, वो थकन, वो जख्मी निगाहें। उसे किसी ने पुकार लिया और वो उठकर चली गई, मगर हया की निगाहें काफी दूर तक उसका ताक़ब कर रही थीं। पिछली दफा उसे शेहला को अबाया में देखकर अजीब कोफ्त भरा एहसास हुआ था, मगर आज ऐसा नहीं हुआ था। वो उनको उनकी दुख भरी आंखों में अटक कर रह गई थी। शेहला को क्या गम था? इतनी अच्छी फैमिली में शादी हुई थी, इतना हैंडसम शोहर, अमीर कबीर, माँ बाप का अकलौता बेटा। फिर उसे क्या दुख था? वो फिर सारा फंक्शन यहीं सोचे गई।